राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पीके सर आज फिर आपके लिए एक बेहतरीन, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी, बहुत उपयोगी क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास फिर से खास होने वाली है। कल हमने आपको निराला स्पेशल क्लास दी थी, लेकिन पूरी क्लास नहीं हो पाई थी। पूरी तो बहुत दिनों में हो पाए अकेले निराला की, लेकिन हमने बच्चन सिंह कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित जो क्लास दी थी, वो पाठ्यक्रम की पूरी क्लास भी नहीं हो पाई थी। उसमें से एक भाग कल हमने आपको दे दिया, दूसरा भाग आज फिर से लेकर आए हैं। समय थोड़ा कम है आज, तो थोड़ा सा क्लास तो अच्छी रहेगी, थोड़ी सी छोटी रहेगी। ठीक है, तो निराला स्पेशल ये भाग 2 है। कल भाग 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, तो आज इस क्लास को, बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं इस क्लास को, जानते हैं कुछ नए तथ्य निराला के बारे में, निराली निराली बातें। चलिए, ये देखो, निराला निराला निराला, ये लो। ठीक है, सही दिख रहा होगा, ऐसी आशा है हमें। ठीक है, सभी को राधे राधे है। ये लो, ठीक है, सभी को शुभ आशीर्वाद। बांके बिहारी आप पर कृपा करें, माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दें और सफलता दें। चलिए, तो निराला की आज की बेहतरीन क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। नवगत नवलय ताल छंद नव से समन्वित 1936 में प्रकाशित निराला की कृति कौन सी है? ठीक है, नवगत, नवलय, ताल छंद नव, नई गति, नई लय, नया ताल और छंद भी नया, इन सब से समन्वित, मतलब इन सब से युक्त 1936 में प्रकाशित निराला की कौन सी कृति है? इन सब से पहचान न कर पाओ तो इससे कर लो। ठीक है, और ताल छंद नय, तो इन सब से मेरी समझ है कि आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे। इसका उत्तर सीधा सीधा उत्तर आपको देना है गीतिका। कौन सी है? गीतिका। बहुत अच्छे गीतों का संकलन है। आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एक एग्जाम हमने दिया था, उसमें ये प्रश्न आया था कि निराला के बहुत अच्छे गीतों का संकलन कौन सी रचना में है? तो बहुत अच्छे गीतों का संकलन है। ताल छंद नव लय गति सब हैं इसमें। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छा, पहला ही प्रश्न एकदम शानदार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको ये तैयार रखना है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, गीत का पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, बादल राग कविता किस संकलन में संकलित है? बादल राग की बात हो रही है, संकलन पूछा जा रहा है। बताओ, बादल राग, बताओ, बादल राग कविता किस संकलन में संकलित है? तो बादल राग परिमल में संकलित है। ठीक है, कौन से संकलन में? परिमल में। ठीक, परिमल की सबसे महत्वपूर्ण लंबी कविता है ये, परिमल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लंबी कविता है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, परिमल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है, लंबी कविता है। कैसी कविता है? लंबी कविता। ठीक है, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लंबी कविताएं लिखी हैं। तो परिमल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लंबी कविता कौन सी है? बादल राग। इस रचना में अद्वैत के साथ भक्ति का भी समर्थन है। इस रचना में अद्वैत के साथ भक्ति का भी समर्थन है। ठीक है, दो चीजें हैं इस रचना में, अद्वैत है और भक्ति, दोनों का समर्थन है। ठीक है, इस रचना में अद्वैत के साथ भक्ति का भी समर्थन है। उस रचना का नाम बताना है आपको। प्रश्न तीसरा है, अद्वैत के साथ भक्ति का समर्थन कौन सी रचना में है? बोलिए, अद्वैत के साथ भक्ति का समर्थन कौन सी रचना में है? बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलो, अद्वैत के साथ भक्ति का भी समर्थन है इस रचना में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षाओं में बहुत पूछी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचवटी।
प्रसंग। ठीक है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? पंचवटी प्रसंग। ठीक, और पंचवटी रचना कितनी है, किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी प्रसंग किसकी है? निराला की। ये बहुत बार पूछी गई है, हर परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई थी, जीडीसी में, अभी पिछली परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला है निराला के अनुसार निराला की प्रथम रचना कौन सी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। निराला के अनुसार निराला की पहली रचना, ठीक है, निराला के अनुसार निराला की पहली रचना है जूही की कली। जूही की कली। जूही की कली के बारे में आपको क्या क्या पता है? इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने से लौटा दिया था। इसके अलावा आपको और क्या क्या पता है जूही की कली के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब एक प्रश्न यहाँ आपके लिए और है, निराला के अनुसार निराला की पहली रचना ये है। अब बताओ रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की पहली रचना कौन सी है? रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की पहली रचना बताओ। अगला है, इसमें बार बार सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की चर्चा की गई है। किस रचना के संबंध में ये कथन है? किस रचना के संबंध में ये कथन है? बताओ, किस रचना के संबंध में ये कथन है? बताओ, ये कथन है, कथन नहीं लिखा है। किस रचना के संबंध में ये कहा गया है कि इसमें बार बार सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की चर्चा की गई है? यदि आपको याद हो तो हमने एक क्लास में ये रचना, इस प्रश्न पर चर्चा की थी एक क्लास में पहले, यदि आपको याद हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, उस रचना का नाम आपको बताना है। कौन सी रचना में ये चर्चा की गई है कि बार बार की गई है? सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की चर्चा, सनातन धर्म की और भारतीय संस्कृति की चर्चा बार बार की गई है। किस रचना में? ठीक है, इसके कथनकार कौन है? पहले तो ये, तो इस कथन के कथनकार हैं दूधनाथ सिंह। ठीक है, इस कथन के कथनकार, मतलब ये कथन किसने कहा है कि इसमें बार बार सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की चर्चा की गई है? किस रचना के संबंध में है? तो महाराज शिवाजी का पत्र, महाराज शिवाजी का पत्र। ठीक है, महाराज शिवाजी का पत्र, इस रचना के संबंध में दूधनाथ सिंह ने कहा है कि महाराज शिवाजी का पत्र, इस रचना में बार बार सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की चर्चा की गई है। बार बार सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की चर्चा की गई है। कौन सी रचना में? महाराज शिवाजी का पत्र। किनकी है? निराला की है। ठीक है, तो बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, एकदम शानदार कंटेंट है। किस रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि वे हिंदुओं के कवि हैं? ठीक है, किस रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि वे हिंदुओं के कवि हैं? कौन? निराला। बताओ, कितना अच्छा कथन है। किस रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि वे हिंदुओं के कवि हैं? हिंदुओं के कवि भी कहा गया, कह दिया गया, या मतलब मान लिया गया कि निराला हिंदुओं के कवि हैं। किस रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि वे हिंदुओं के कवि हैं? निराला के संबंध में बताना है आपको वो रचना, तो वो रचना है महाराज शिवाजी का पत्र। वो रचना यही है, महाराज शिवाजी का पत्र। इस रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि वे हिंदुओं के कवि हैं। इसमें हिंदूवादी संगठनों ने, हिंदूवादी व्यक्तियों ने हिंदुत्व खोजा है कि ये रचना हिंदू धर्म का समर्थन कर रही है। ठीक है, ऐसा खोज किया है। अगला है, इस कृति में इतिहास और संस्कृति के उस वर्चस्व का स्मरण किया गया है जो आज भी उद्बोधन का कार्य करता है। देखो कितने अच्छे अच्छे रचनाओं के संबंध में कथन है। इस कृति में, मतलब इस रचना में,
इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के उस वर्चस्व का स्मरण किया गया है जो आज भी उद्बोधन का कार्य करता है। बताइए यह प्रश्न यह किस रचना के संबंध में है? बताओ बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, 7वां प्रश्न। बता दीजिए कितना अच्छा प्रश्न है। इस कृति में इतिहास और संस्कृति के उस वर्चस्व का स्मरण किया गया है जो आज भी उद्बोधन का कार्य करता है। इस रचना या कृति का नाम है जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार। इस कृति में इतिहास और संस्कृति के उस वर्चस्व का स्मरण किया गया है जो आज भी उद्बोधन का कार्य करता है। ठीक है, अगला है परिमल के कौन से खंड में स्वच्छंद छंद की रचनाएं हैं? परिमल के कौन से खंड में स्वच्छंद छंद की रचनाएं हैं? बताओ। परिमल के मुख्यतः कितने खंड हैं? 2 खंड। ठीक है, अब इनमें छंद स्वच्छंद छंद की रचनाएं कौन से में हैं? तो स्वच्छंद छंद की रचनाएं हैं द्वितीय खंड में। स्वच्छंद छंद का मतलब है छंद मुक्त। स्वच्छंद छंद से स्वच्छंद छंद से हटकर तो द्वितीय खंड में है। और पहले खंड में कैसी हैं? छंदोबद्ध रचनाएं। प्रथम खंड में कैसी हैं? छंदोबद्ध रचनाएं। छंदोबद्ध रचनाएं हैं इसमें। ठीक है, छंदोबद्ध रचनाएं। अगला है विधवा, भिक्षुक, दीन, संध्या सुंदरी, धारा आदि कविताएं किस संकलन में हैं? ठीक है, पहले तो प्रश्न यही बनता है, इस प्रश्न को आप याद रखें। विधवा के रचनाकार कौन है? विधवा कविता किसने लिखी? तो आप बता देंगे निराला ने। दूसरा, भिक्षुक की रचनाकार निराला, दीन कविता के रचनाकार निराला, संध्या सुंदरी निराला, धारा कविता के रचनाकार निराला। अब ये कविताएं किस संकलन में संकलित हैं? तो बताओ ये कविताएं किस संकलन में संकलित हैं? बताओ। तो ये परिमल के द्वितीय खंड में। काय में? यही जो ऊपर था परिमल के द्वितीय खंड में संकलित हैं। ठीक है, द्वितीय खंड में संकलित हैं ये रचनाएं। ठीक है, परिमल के द्वितीय खंड में संकलित हैं। अब परिमल के प्रथम खंड में कौन सी रचनाएं हैं? प्रथम में तो वो भी आप देख लो। प्रथम खंड में रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी आप देख लीजिए। चलो, प्रथम खंड की बात होगी तो मौन पूछा जाए, मौन कविता। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण कविता प्रिया के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण कविता क्या है? प्रिया के प्रति। पहले खंड में प्रिया के प्रति। तीसरी, ठीक है, तीसरी कौन सी है? माया। माया, अध्यात्म फल, हम और तुम, अध्यात्म फल, हम और तुम। ठीक है, और भी है। चलो, निराला का प्रथम काव्य संग्रह। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो निराला का पहला काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका। ठीक है, कौन सा? अनामिका। और कब प्रकाशित हुआ? 1923 में। ठीक है, कब का है? बच्चन सिंह के अनुसार हम सारी तिथियां और कंटेंट बता रहे हैं आपको। ठीक है, कंफ्यूज में मत आ जाना। ठीक,
चलो अगला है मतवाला के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था। ये बहुत आता है। मतवाला के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था? अमीय, गरल, शशि, शीकर, रविकर्ण। ठीक है, देख रहे हो, अर्थ समझ रहे हो इन शब्दों के? इन शब्दों के अर्थ समझ रहे हो? अमीय, गरल, शशि, शीकर, रविकर्ण, समझ रहे हो? राग विराग भरा प्याला, राग विराग भरा प्याला। राग विराग भरा प्याला। ठीक है, अमीय, गरल, शशि, शीकर, रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ठीक है, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ठीक है, प्यारा है मतवाला, ये हो गया। ये लिखा रहता है मतवाला, लिखा रहता था मतवाला के प्रथम पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ पर। ठीक है, मुख्य पृष्ठ पर अमीय, गरल, शशि, शीकर, रविकर। ठीक है, अमीय और गरल यहाँ पर बच्चन से हैं। अमीय गरल का मतलब ये कहते हैं कि अमीय गरल, अमीय अमृत, गरल जहर। अमृत और जहर निराला खुद ही पिए रहते थे। उनके जीवन में अमृत और जहर साथ साथ था, इसलिए ये उनके ऊपर भी कविता, ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। अगला है महिषादल कहाँ है? ये महिषादल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार यूपी में पीएचडी की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था महिषादल का संबंध किस कवि से है? तो महिषादल का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से है। अब ये है कहाँ? तो ये बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में। ठीक है, ठीक, एक बात और ये क्या है? निराला का जन्म स्थान है ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म स्थान है ये। ठीक ठीक, कौन सा? महिषादल। यहीं जन्म हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो ये महिषादल आप याद रखेंगे, कहाँ है? बंगाल में। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म स्थान है। अगला है निराला अद्वैत वेदांती हैं तो भक्त भी। यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चन सिंह का है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किनका है? बच्चन सिंह का। निराला अद्वैत वेदांती हैं तो भक्त भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया हो या ना आया हो, लेकिन आप इसे नोट रखेंगे। वैसे तो ये बड़ा कथन है, इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, जैसे इसमें आगे है भारतीय परंपरा के, भारतीय परंपरा के गत्यात्मक पोषक भी हैं और अत्याधुनिक भी। ठीक है, अत्याधुनिक भी। ठीक,
अत्याधुनिक का मतलब अत्यधिक आधुनिक। आगे एक और उनमें गहरा अस्वीकार है, गहरा अस्वीकार है, तो दूसरी ओर स्वीकार, तो दूसरी ओर स्वीकार मतलब एकदम गहरा अस्वीकार है, चीज़ों को अस्वीकार करते हैं तो स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, एक और विद्रोह का स्वर है, तो दूसरी ओर मानवीय नियति की व्यवस्थाओं की करुण रागिनी भी है। ठीक है, वो जीवन की पूर्णता के कवि हैं। इसमें बहुत बड़े कथन है, ये ज़्यादा नहीं चर्चा कर रहे, बस निराला का जीवन काल क्या है इसमें मतभेद मिलेगा, लेकिन बच्चन सिंह के अनुसार हम बात करेंगे 1899 से 1961, 1899 से 1961 ईस्वी सन की बात है ये। ठीक है, अगला है छायावादी कवियों में निराला के अलगाव के दो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। छायावादी कवियों से निराला अलगाव रखते हैं, मतलब अलग अलग हैं। किन बिंदुओं पर अलग हैं? उनमें से दो मुख्य बताने हैं, भाषा और नंबर 2 जीवन दृष्टि। छायावादी कवियों से निराला भाषा के स्तर पर अलग हैं और छायावादी कवियों से जीवन दृष्टि के स्तर पर अलग हैं। ये दो मुख्य कारण हैं छायावादी कवियों से अलगाव के निराला के। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे आज। ये क्लास पूरी हुई। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर भी करें, और इस क्लास की PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ, तब तक आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।